हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का 7वां चैप्टर जो है साम्यावस्था, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो है आर्हेनियस का विद्युत अपघटनीय वियोजन सिद्धांत। तो आर्हेनियस के विद्युत अपघटनीय वियोजन सिद्धांत क्या होता है, पूरा हम डीप में डिस्कस करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो तक अंत तक अगर आप बने रहें तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने सब कुछ लिख लिया है। सबसे पहली बात मैं यही कहूँगा, देखिए आपको समझते जाना है और उसके साथ साथ नोट्स में इसको नोट डाउन भी करते हुए चलना है, ठीक है। तो एक एक बात को समझते हैं। हमने लिखा है कि आर्हेनियस के विद्युत अपघटनीय वियोजन सिद्धांत, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आर्हेनियस थे। तो वही बात हमने लिखा है कि आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में निम्न बातों को बताया। मतलब विद्युत अपघटनीय जो वियोजन सिद्धांत है, इसमें इस सिद्धांत में जो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने निम्न बातों को बताया है। अब कौन कौन सी निम्न वो बातें हैं उसको हम समझते हैं। देखिए, हमने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या बताया? सबसे पहली बात इन्होंने यह कहा कि विद्युत अपघट्य जल में घुलकर, ध्यान से समझेंगे, जो विद्युत अपघट्य होता है तो विद्युत अपघट्य जल में घुलकर आवेशित कणों में टूट जाते हैं। इन कणों को आयन कहते हैं तथा इस घटना को ही आयन, ठीक है, इस घटना को ही आयनन या विद्युत अपघटनीय वियोजन कहते हैं। बात समझ में आया? क्या इन्होंने बताया? इसमें इन्होंने ये बताया कि कोई भी विद्युत अपघट्य है। अब विद्युत अपघट्य क्या होता है ये सब हमने पढ़ा दिया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप YouTube पे लिखिएगा विद्युत अपघट्य ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। बट फिर भी मैं एग्जाम्पल सहित आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। विद्युत अपघट्य का मतलब ये होता है कि मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिसको हम जल में घोलेंगे तो वो आयनों में टूट जाएगा, वही होता है विद्युत अपघट्य। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से समझा दूं, यहाँ पे मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, जैसे नीचे ही मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक है NaCl है, ठीक है, जैसे कि KCl है। तो अगर NaCl को अगर हम जल में घोलेंगे ना तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। अगर हम KCl को घोलते हैं तो K प्लस और Cl माइनस में टूट जाएंगे। समझ पा रहे हैं? Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएंगे, तो उसी को विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो यहाँ पे वही बात कहा गया, आर्हेनियस ने बताया कि विद्युत अपघट्य को जल में घोलकर आवेशित कणों में टूट जाएंगे। देख रहे हैं, यदि हमने KCl को घोला जल में तो K प्लस Cl माइनस में टूट गया, तो ये आवेशित कणों में टूट गया ना। K पर कौन सा आवेश आया है? धनात्मक, और Cl पे ऋणात्मक आवेश आया है। तो वही बात कहा जा रहा है, विद्युत अपघट्य जल में घोलकर आवेशित कणों में टूट जाते हैं। इन कणों को आयनन कहते हैं। इन कणों को आयन हम कहते हैं, आयन। तो ये जो कण आपको दिखाए गए हैं इसको हम आयन कहेंगे, समझ गए। तथा इस घटना को ही आयनन कहते हैं या विद्युत अपघटनीय वियोजन कहते हैं। तथा ये जो घटना हो रही है, जैसे KCl है, इसको जल में घोल रहे हैं तो K प्लस और Cl माइनस में टूट जा रहा है, तो ये संपूर्ण जो घटना है, इस घटना को हम आयनन कहेंगे या विद्युत अपघटनीय वियोजन कहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सबसे पहला जो आर्हेनियस ने इस सिद्धांत में हमें बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। पूरा हमने छोटी छोटी बातों को डिस्कस किया है, आपको समझाया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी हम समझ लेते हैं। पहला आप समझ गए तो नोट डाउन आप करते हुए चलेंगे। पहला यही लिखेंगे कि आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटनीय वियोजन सिद्धांत में निम्न बातों को बताया। अब पहली बात क्या बताया कि यदि कोई विद्युत अपघट्य है उसको हम जल में घोलते हैं, तो जल में जब घोलेंगे तो वो क्या होगा? आवेशित कणों में टूट जाएगा, जिसे हम आयन कहते हैं, और उन कणों को ही हम आयन कहते हैं। और ये संपूर्ण घटना ही आयनन कहलाता है या विद्युत अपघटनीय वियोजन कहलाता है या कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, देखिए पहला हमने समझ लिया। दूसरा है कि आवेशित कणों को आवेशित ने लिखा है धनायन, धनावेशित कणों को धनायन और ऋणावेशित कणों को ऋणायन कहते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब सिंपल सा है कि जैसे कि मैं अगर आपको अच्छे से समझा दूं, जैसे सपोज डेट मैं इसको अच्छे से बता दे रहा हूं। जैसे कि सपोज डेट मान लेते हैं जैसे कि NaCl ही है, ठीक है। तो यदि हम NaCl को यदि हम जल में घोलते हैं तो समझिएगा Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही सिंपल मैंने आपको बता दिया। तो देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब NaCl कोई विद्युत अपघट्य उसको जल में घोलेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो ये जो आवेशित कण है, तो इस आवेशित कण को हम धनायन कहेंगे, और ये जो आवेशित कण है इसे ऋणायन कहेंगे। जैसे ये इस पर धनात्मक आवेश है ना, तो ये धनावेशित कण है, तो इस धनावेशित कण को हम धनायन कहेंगे, और इस पर ऋणात्मक आवेश है तो इस ऋणावेशित कण को हम ऋणायन कहेंगे। वही बात कहा गया, धनावेशित कण को धनायन तथा ऋणावेशित कण को ऋणायन कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि दूसरी बात भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे भी समझेंगे, निश्चिंत रहना है, एक एक टॉपिक को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ये हमने सब कुछ आपके ही सुविधा के लिए लिखा हुआ है, जिससे आपके दो फायदे होंगे। सबसे पहला तो आप आसानी से अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब समझ गए, नोट डाउन करते हुए चलिए, समझ रहे हैं ना। और दूसरा ये है कि आपका ही टाइम बचेगा। जैसे मैं लिखता तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम क्या होता, जो ये वीडियो है ना, मान लेते हैं अगर 10 मिनट का बना ना, तो इसको बनाने के लिए अगर मैं लिखता हुआ चलता तो 20 मिनट लगता मुझे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जितना मैं लिखने में समय दूं उससे ज़्यादा उससे अच्छा ये होगा कि मैं समझाने में आपको समय दे दूं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब मेरा कर्तव्य यही है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ऐसे हम समझाएं आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हम आता है हमारा तीसरा कहा गया कि दुर्बल विद्युत अपघट्य को आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। याद रखेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य, यहाँ पे कहा गया ना, दुर्बल विद्युत अपघट्य को आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय यहाँ पर भी देखिए, उत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि जैसे सपोज डेट A अब B है, ठीक है, A भी कोई पदार्थ है, ठीक है। तो ये अगर क्रिया करेंगे, ठीक है, तो इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो A प्लस और B माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। तो देखिए उत्क्रमणीय, यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो विद्युत अपघट्य जो होते हैं, ये जो विद्युत अपघट्य होते हैं, आर्हेनियस ने बताया कि ये सभी दुर्बल विद्युत अपघट्य की हम लेते हैं। तो वही बात कहा गया, दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो आयनन की क्रिया होगा, जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये आयन में टूट रहा है, तो इसी को तो आयनन की क्रिया कहेंगे ना। तो आयनन की क्रिया जब हो रही है तो याद रखेंगे ये ज्यादातर ये सभी उत्क्रमणीय होती हैं। उत्क्रमणीय मतलब क्या है कि अगर हम ये उत्क्रमणीय का चिन्ह आप याद रखेंगे, दोनों दिशाओं में होता है। देख रहे हैं, एक इस दिशा में भी रिएक्शन हो रहा है और फिर से पीछे की दिशा में भी रिएक्शन हो रहा है, तो इसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है इसका कि इस पदार्थ से हम ये पदार्थ बनाए हैं, तो फिर से हम चाहें तो इन दोनों को मिलाकर हम फिर से ये बना सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है उत्क्रमणीय का मतलब। अगर हम ओवरऑल बात करें ना, तो हम यही कह रहे हैं कि जितने भी ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, इनमें आयनन की जो क्रिया होती है वो उत्क्रमणीय ही होती है, ठीक है। मतलब उत्क्रमणीय ही होती है, मतलब दोनों दिशा में चलती है, आगे से पीछे, पीछे से आगे, ऐसे चलती है। बात समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की क्रिया, दुर्बल विद्युत अपघट्य में ही लिखेंगे तो बेटर रहेगा। दुर्बल विद्युत अपघट्य में आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है, या आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है हमारा कि किसी आयन का जो आवेश होता है, ठीक है, याद रखेंगे किसी आयन का जो आवेश होता है उसकी संयोजकता के बराबर होता है। कोई भी आयन है तो किसी भी आयन का जो आवेश होगा ना, वो उसकी संयोजकता के ही बराबर होगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आप थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, जैसे कि देखिए, जैसे मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो देखिए यहाँ पे Na पर प्लस है, ठीक है, जैसे समझिएगा, जैसे Na पे प्लस है, तो अगर यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, Na प्लस, इसी को तो हम आयन कहेंगे ना,
ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे नहीं कहा था कि विद्युत अपघट्य जल में घुलकर आवेशित कणों में टूट जाते हैं। विद्युत अपघट्य जल में घुलकर आवेशित कणों में टूट जाते हैं और इन कणों को आयन कहते हैं। तो इन्हीं कणों को आयन कहते हैं ना। तो अगर हम देखें तो ये जो आयन है तो इस पर एक आवेश है, और कौन सा? धनात्मक आवेश है। और एक ही नहीं, इस पर धनात्मक आवेश है। इसका मतलब कि इसमें आयन जो होंगे वो आयनों की संख्या कितनी होगी? आयन की संख्या होगी 1। आयन की संख्या होगी 1। तो और संयोजकता कितनी होगी इसकी? संयोजकता कितनी होगी? तो इसकी संयोजकता भी 1 ही होगी। क्यों 1 होगी? क्योंकि इसमें हमें बताया जा रहा है कि किसी आयन का जो आवेश होता है, किसी भी आयन का जो आवेश होता है, ठीक है, उसकी संयोजकता के ही बराबर होता है। उसकी संयोजकता के ही बराबर होगा। यहाँ पे आयन ना लिख हम आवेश लिख देंगे तो बेटर रहेगा। आवेश, समझ रहे हैं? किसी भी आयन का जो आवेश होता है, आवेश एक ही है, तो जो आवेश होता है वो उसकी संयोजकता के ही बराबर होता है। यदि आयन एक है तो जो आवेश एक है तो संयोजकता भी एक ही होगा। समझ रहे हैं? जैसे एक और मैं एग्जांपल से बता दूं आपको, जैसे कि मैग्नीशियम को ले लेते हैं। तो मैग्नीशियम हम जानते हैं, तो मैग्नीशियम पे 2+ होता है, 2 इस पर धनात्मक आवेश होते हैं। तो यदि 2 धनात्मक आवेश है तो इसका मतलब इसके जो आवेश होंगे, मैग्नीशियम का जो आवेश होगा वो कितना है? 2 है। तो इसकी संयोजकता, मैग्नीशियम की जो संयोजकता होगी वो भी कितना होगा? 2 ही होगा। यही बात इसमें बताया गया कि किसी भी आयन का जो आवेश होता है वो संयोजकता के ही बराबर होता है। समझ में आ गया होगा आपको? तो ये बात आप लिख लेंगे, किसी आयन का आवेश उसकी संयोजकता के बराबर होता है। एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे Na+ आवेश ऊपर लिख लेंगे, ठीक है, 1 नीचे लिख देंगे संयोजकता, फिर से नीचे 1 लिख लेंगे, फिर से दूसरा एग्जाम्पल नीचे लिखेंगे मैग्नीशियम 2+, और उसके बाद आवेश के नीचे आप लिखेंगे 2 और संयोजकता के भी नीचे लिखेंगे 2। ठीक है, इसी प्रकार एल्यूमिनियम का भी दे सकते हैं, बहुत सारे हैं, सभी का देख सकते हैं। समझ में आ गया होगा? आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है 5वां कि यहाँ पे कहा जा रहा है विद्युत अपघट्य के विलयन में। देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप समझिएगा, इसी के लिए ये फिगर बनाया गया है। अब हम फिगर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने एक बर्तन लिया है, समझिएगा, एक हमने बर्तन लिया है और इस बर्तन में विद्युत अपघट्य घोल दिया है। जैसे NaCl को जल में घोला गया है, NaCl ही विद्युत अपघट्य है ना, इसको हमने जल में घोल दिया है। और जल में घोल दिया है, इसमें 2 धातु के प्लेट को लगा दिया है। एक धातु के प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा गया है। धन टर्मिनल से अगर जोड़ लेंगे तो वो एनोड हो जाएगा, और ऋण टर्मिनल से जोड़ लेते हैं तो वो वाला प्लेट क्या हो जाता है? कैथोड हो जाता है। मतलब ये वाला प्लेट जो है, ये वाला प्लेट हमें पता चल गया ऋणात्मक प्लेट है, और ये वाला जो प्लेट है ये धनात्मक प्लेट है। ठीक है, तो जब NaCl को हम जल में घोलते हैं तो हम जानते हैं विद्युत अपघट्य जल में घुलेगा तो आयनों में टूट जाएगा। जैसे Na+ में और Cl- में टूट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस बैटरी से यदि हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, इस जो क्या है, ये जो धातु का छड़ है इसमें प्रवाहित करते हैं, तो जब प्रवाहित करेंगे ना तो ये जो Na+ है जिस पर धनात्मक आवेश है वो ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होगा। ठीक है, और जो ऋणात्मक वाला जो क्लोरीन है जिस पर ऋणात्मक है ये धनायन वाले प्लेट की ओर आकर्षित होगा। तो जब ऐसे आकर्षित होंगे और सब जाकर प्लेटों पर चिपकेंगे तो इसके कारण ये जो विद्युत अपघट्य का जो विलयन है ना, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम इसमें इस क्षण में विद्युत धारा देते हैं तो उसी के कारण ये सोडियम जो है विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, ये इसकी ओर, क्लोरीन इसकी ओर आकर्षित होने लगेंगे, जाकर उस पर चिपकने लगेंगे, जिसके कारण इस जो विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है इसमें भी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। और वही बात हमने लिखा है, हमने लिखा है किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड की ओर और ऋणायन एनोड की ओर गति करने लगते हैं। यहाँ पे क्या बताएगा, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड की ओर और ऋणायन एनोड की ओर गति करने लगते हैं। यही बात लिखा है, जिसके कारण विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण ये जो इसके अंदर विद्युत अपघट्य है इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यही बात हमने लिखा हुआ है।
मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, देखिए यदि आपको समझ में आया है ना, तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे खास बात यदि आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 11th के फिजिक्स की केमिस्ट्री का बेसिक टू हाई, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का हमने लिंक दे दिया है। आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए और अपनी चैप्टर वाइज बेसिक टू हाई फिजिक्स की केमिस्ट्री का अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। और मान लेते हैं कोई टॉपिक है जो आपको यूट्यूब पर समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक स्कूल में कोचिंग में, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आर्हेनियस का विद्युत अपघटनीय वियोजन सिद्धांत क्या है, सपोज मान लेते हैं, समझ में तो आ गया पर मान लेते हैं, तो आप यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च करेंगे आर्हेनियस का विद्युत अपघटन वियोजन सिद्धांत ब्रदर सर स्टडी, इतना लिखकर सर्च करेंगे ना तो हमारा वीडियो आपको सबसे पहले यूट्यूब पर मिलेंगे। तो इस तरीके से कोई भी टॉपिक आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।